नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी किंतु मैं हारूंगी नहीं, जिसे लिखा है नीरजा हेमेंद्र जी ने। सायमा का घर जैसे जैसे समीप आता जा रहा था, उसके मन मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह गतिमान होता जा रहा था। रेलवे स्टेशन के बाहर आकर उसने चारों ओर दृष्टि घुमाई। बसें, टेम्पो, ऑटो रिक्शे, गाड़ियां, कोलाहल व भीड़, जिधर दृष्टि जाती उधर भागते लोग, भागता शहर। बाहर मची आपाधापी का दृश्य देखकर पहले तो वह घबरा गई। पुनः मनोभावों पर नियंत्रण करते हुए वह साहस के साथ आगे बढ़ी। मनोभाव अनियंत्रित हो भी क्यों ना, इस शहर में उसके हृदय का अंश अर्थात उसकी पुत्री सायमा जो रहती है। वैसे तो इससे पूर्व भी वह कई बार शहर में आ चुकी है, किंतु सायमा के विवाह के पश्चात वह प्रथम बार इस शहर में आ रही है। स्टेशन से बाहर आकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत वह अपने एक परिचित को फोन करके बुला लेती है। प्रथम बार अकेले वह सायमा के घर जाना नहीं चाहती। कोई तो हो साथ में, सगे संबंधियों जैसा। उसका कोई नहीं है जो उसके साथ चल सके, उसके साथ खड़ा हो सके। इसी अभाव को पूर्ण करने के लिए उसने अपने एक परिचित को अपने साथ चलने के लिए बुलाया है। वह एक ऑटो तय करके उसमें बैठ जाती है। अपने साथ लाए दोनों बैग को संभाल कर सीट पर समीप रख लेती है। वह बार बार उन बैग पर स्नेह से हाथ घुमाती है। ऐसा करते समय उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के भाव आ जाते हैं। इन दोनों बैग में उसकी पुत्री व उसके ससुराल के सदस्यों के लिए उपहार की वस्तुएं हैं। ऑटो चल पड़ता है। स्टेशन के बाहर साफ सुथरी सड़क पर ऑटो दौड़ने लगते हैं। वह पहले भी कई बार देख चुकी है इस शहर को, किंतु आज यह शहर नया सा लग रहा है। चौड़ी साफ सुथरी सड़क, दोनों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी दुकानें व कार्यालय, रेस्टोरेंट, मॉल सब पीछे छूटते जा रहे हैं। कितना आकर्षक लग रहा है यह शहर। नागरिक सुविधाओं से युक्त व व्यवस्थित हो भी क्यों ना, यह शहर इस प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ है। यह शहर इसलिए भी उसे अच्छा लग रहा है क्योंकि उसकी बड़ी पुत्री शायमा का ब्याह यहाँ हुआ है। वह यहीं रहती है। अभी मात्र 6 माह पूर्व की ही बात है जब सायमा का ब्याह यहाँ के निवासी शशि भूषण जी के इकलौते पुत्र प्रवीण के साथ संपन्न हुआ है। सायमा उसके तीनों बच्चों में सबसे बड़ी है। उससे छोटी समायरा स्नातक की शिक्षा ग्रहण कर रही है। एक पुत्र समर्थ है जो दोनों पुत्रियों से छोटा है। वह स्नातक प्रथम वर्ष में है। ऑटो ज्यों ज्यों आगे की तरफ दौड़ता जा रहा था, उसका हृदय पुराने दिनों की स्मृतियों में पीछे की तरफ जा रहा था। आज ना जाने क्यों उसे भी पुराने दिनों की स्मृतियों में डूब जाने की इच्छा हो रही थी। 15 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं उस घटना को घटित हुए, जब उसके पति ने उसे व उसके बच्चे को छोड़कर दूसरा विवाह कर लिया था। उसका पति यहाँ से दूर दूसरे शहर में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्य करता था तथा वो कानपुर के उनके पैतृक आवास में 3 बच्चों के साथ रहती थी। बच्चों के साथ उसे अलग व कानपुर में रहने का कारण था उसके पति की बार बार स्थानांतरित होने वाली नौकरी। उनके बार बार होने वाले स्थानांतरण का प्रभाव बच्चों की शिक्षा पर ना पड़े, इस कारण वह एक ही स्थान पर रहने को बाध्य थी। यही कारण था कि वह अपने पति से अलग कानपुर में रहती थी। अपना पूरा समय बच्चों की देखभाल व शिक्षा पर व्यतीत करती। उसके पति भी घर की प्रत्येक आवश्यकता का समुचित ध्यान रखते थे, कभी भी अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीन नहीं होते थे। परिवार के प्रति उनके समर्पण को देखकर वह भी अपनी घर गृहस्थी व बच्चों की शिक्षा के प्रति समर्पित हो गई। इन सब के मध्य वह अपने दाम्पत्य जीवन के प्रति उदासीन हो गई हो या अन्य जो भी कारण रहा हो, उसके पति वहाँ अपने साथ कार्यालय में कार्यरत किसी महिला के प्रति कब आकर्षित हो गए, उसे इस बात का पता तक ना चला। और जब पता चला, बहुत देर हो चुकी थी। शहरों की दूरियां हृदय की दूरियों में परिवर्तित हो चुकी थीं। इन दूरियों व उसके पति के इस अनैतिक संबंध का प्रभाव बच्चों के प्रति उनके स्नेह पर भी पड़ा। उसमें भी कमी आई।
वह अब अवकाश के दिनों में कम आने लगे। उसके पूछने तथा बच्चों के बुलाने पर आना बंद कर दिया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे वह अपने तीनों बच्चों को लेकर खुद आसमान के नीचे खड़ी हो, जहाँ चारों तरफ कोई आवरण नहीं, कोई आश्रय नहीं। उसके पैरों के नीचे की ज़मीन भी उस समय भर भरा कर टूटती हुई सरक सी गई जब उन्होंने तलाक के कागजात हस्ताक्षर हेतु भिजवाए। उसने अथक परिश्रम किए अपने टूटते घर को बचाने के लिए, किंतु सारे प्रयत्न व्यर्थ गए। उसके पति ने प्रति माह कुछ पैसे व अपने पैतृक घर का कुछ हिस्सा उसके नाम कर दिया। उसका साहस टूट चुका था, जीने की इच्छा दम तोड़ चुकी थी। उसे जीवित रहना था तो मात्र बच्चों के लिए, घर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। उसने निजी स्कूल में अध्यापन कार्य किया, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, यहाँ तक कि बुटीक व रेडीमेड कपड़ों की दुकानों पर कार्य किया। सने सने सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगा। तीनों बच्चे पढ़ने के साथ ही साथ अन्य कार्यों में उसका सहयोग करते। बच्चे इस बात को समझते कि उनकी माँ के साथ अन्याय किया गया है। वह भी अपने उत्तरदायित्व से कभी विमुख नहीं हुई। वह जानती थी कि बच्चों का अब इस संसार में यदि कोई अपना है तो वह माँ ही है। वह बच्चों से अत्यंत प्यार करती, पिता के हिस्से का भी, ताकि उन्हें कभी भी किसी प्रकार का भावनात्मक आघात न पहुँचे। उसके स्नेह की छाँव व देखभाल में बच्चे आगे बढ़ने लगे। समय धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ता गया और उसकी पुत्री सायमा विवाह योग हो गई। उसकी शिक्षा भी पूरी हो चुकी थी। उसे ऐसा प्रतीत होता था जैसे अभी कल की ही तो बात है, जब सायमा नन्ही सी बच्ची थी। आने वाले प्रत्येक रविवार, अवकाश या किसी पर्व के दिनों में उत्साहित होकर पूछा करती थी, पापा कब आएंगे? वे हमारे लिए कौन कौन सी चीज़ें लाएंगे? इत्यादि अनेक बाल सुलभ प्रश्न, बाल सुलभ बातें। सनय सनय सायमा बड़ी होती गई और माँ के साथ हुए अन्याय को समझने लगी। धीरे धीरे उसके प्रश्न कम होते होते समाप्त हो गए। उसके साथ समायरा व समर्थ भी समय से पूर्व बड़े हो गए तथा अपने पापा से संबंधित प्रश्न पूछने बंद कर दिए। सायमा के विवाह हेतु जब किसी परिचित रिश्तेदार या अपनों ने कोई रिश्ता नहीं बताया तो उसने स्वयं ही समाचार पत्रों में प्रकाशित वैवाहिक विज्ञापनों के माध्यम से यह रिश्ता तलाश लिया था। रिश्ता सुनिश्चित करते समय उसके हृदय में कितनी आशंकाएं उठ रही थीं, कितनी दुविधाओं, कितने अनंत द्वंद्व से जूझना पड़ा था उसे। तब जाकर वह इस रिश्ते को हाँ कर पाई। उसका हृदय सोचकर कांप जाता कि उसके किसी गलत निर्णय से भावी जीवन में बच्चियों को कोई दुख पहुंचता है तो वह तो अपराध भाव से ग्रस्त हो जाएगी। आखिर वह ही तो है इन बच्चियों की सर्वस्व। विवाह के पश्चात आज वह सायमा की ससुराल प्रथम बार आ रही है। अपने आने की सूचना उसने सायमा के ससुराल में दे दी है। अपने एक परिचित को भी बुला लिया है। वह आज असहज अनुभव कर रही है। यूँ तो वह प्रतिदिन फ़ोन द्वारा सायमा से बातें कर लेती है, किंतु उसका कुशल क्षेम पूछ लेती है। किंतु उसने आज सायमा से कोई बात नहीं की है। वह आज सीधे सायमा के समक्ष जाकर खड़ी हो जाएगी तथा उसे अचंभित कर देगी। यही आज उसकी इच्छा हो रही है। घर 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 ऑटो आकर सायमा के घर के सामने आकर रुक जाता है। वह ऑटो से बाहर चारों तरफ दृष्टि घुमाती है। यही है सायमा का घर। सामने एक बहुमंजिला अपार्टमेंट, जिसकी 5वीं मंजिल पर सायमा की ससुराल है। परिवार में सास ससुर, उनका दामाद प्रवीण, प्रवीण की एक छोटी बहन व सायमा है। उसे संतोष है कि उसने पिता विहीन अपनी बच्ची का विवाह एक शिक्षित संपन्न घर में किया है। उसने ऑटो से उतरकर देखा तो अपार्टमेंट के मुख्य गेट पर उसके वो परिचित पहले से ही खड़े थे। उन्हें देखकर उसे प्रसन्नता की अनुभूति हुई कि साथ में कोई तो है, वह अकेली नहीं है। अपार्टमेंट के लिफ्ट से ऊपर चढ़ते समय लिफ्ट में खामोशी सी पसर गई, किंतु उसके मन मस्तिष्क में चिंतायुक्त उथल पुथल मची हुई है। चिंता एक माँ की कि उसकी बेटी सुखी रहे। चिंता इस कारण भी कि जिंदगी ने उसे पग पग पर छला है। वह अपनी बेटी के किंचित दुख भरे जीवन की कल्पना मात्र से सिहर जाती है। लिफ्ट रुक जाती है। वो साड़ी का आंचल सिर के ऊपर से ढकते हुए एक सिरा जोर से मुट्ठी में दबा लेती है।
बेटी के घर के दरवाजे की घंटी बजाते ही कुछ क्षणों उपरांत शशि भूषण जी दरवाज़ा खोलते हैं। अभिवादन के आदान प्रदान के पश्चात वो मुस्कुराकर उन दोनों को अंदर आने के लिए कहते हैं। उन्हें ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठने का संकेत करते हुए स्वयं भी बैठ जाते हैं। वह उनके कुशल क्षेम पूछने के औपचारिक प्रश्नों के जवाब देते ड्राइंग रूम में दरवाजे से दिखाई देने वाले घर के हिस्से की तरफ बार बार देख लेती है। कदाचित वहाँ सायमा दिखाई दे जाए, क्योंकि शशि भूषण ने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठाते समय ही थोड़े ऊंचे स्वर में घर के अंदर आवाज़ लगाकर उनके आने की सूचना दे दी थी। कुछ क्षणों उपरांत शशि भूषण की पत्नी यशोदा भी आकर ड्राइंग रूम में बैठ गईं तथा बातें करने लगीं। बातें सब्जियों की, मौसम की, सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक की, महंगाई इत्यादि की। सायमा अब तक सामने नहीं आई। उसकी अधीरता बढ़ती ही जा रही थी। अंततः वह यशोदा की तरफ मुखातिब होकर पूछ बैठी, सायमा क्या कर रही है? कुछ नहीं, अभी आ रही है। उसके प्रश्नों का उत्तर देते हुए यशोदा के होंठों पर हल्की सी औपचारिक मुस्कान उभर आई। लगभग आधे घंटे के पश्चात सायमा आ गई। उसके हाथ की ट्रे में पानी की बोतल व कुछ गिलास थे। सायमा ने मुस्कुराते हुए उसे देखा तथा उसके पास आकर बैठ गई। उसने यह अनुभव किया कि सायमा की यह मुस्कुराहट सायमा के चेहरे की ऊपरी सतह तक ही सीमित है। उसकी आंखें खामोश हैं, वरना सायमा के होठों पर मुस्कुराहट आने से पहले उसकी आंखें मुस्कुरा पड़ती हैं। उसकी आंखों की उदासी उसे छिपी न रह सकी। फिर भी वह हृदय को यह समझाती रही कि यह मात्र भ्रम है। सायमा यहाँ खुश है। वह ऊहापोह की स्थिति में बैठी रही। उसने समीप बैठी सायमा को ध्यान से देखा। थकी थकी सी लग रही थी वो। नई नवेली दुल्हन सा कोई बनाव श्रृंगार नहीं। वह सायमा से अकेले में बातें करने के लिए अधीर हो उठी, किंतु यह संभव न था। सायमा आज उसके साथ नहीं जा रही थी। सायमा के अकेले में बातें करने का कोई अवसर नहीं मिला उसे। अपने साथ लाई उपहार की वस्तुओं को उसने सायमा की सास को दे दिया। कुछ देर रुकने के पश्चात शाम होते ही वह घर के लिए निकल पड़ी। जाते जाते अगले माह के प्रथम सप्ताह में सायमा की विदाई तय कर गई। वह शीघ्र सायमा को अपने पास बुलाकर कुछ समय के लिए अपने पास रखना चाह रही थी। उससे उसका हाल पूछना चाह रही थी। दिन निकलता, रात ढलती, पुनः दूसरा दिन आता। वह अज्ञात आशंकाओं में घिर कर दिन व्यतीत कर रही थी। वह सायमा के आने की तिथि की प्रतीक्षा अधीरता के साथ कर रही थी। जब सायमा यहाँ आएगी, उसके पास समय अपनी ही गति से चलता है। यदि हम समय से शीघ्र व्यतीत होने की अपेक्षा भी करें, तो भी वह अपनी ही धुन, अपनी ही गति से चलता है। हमारी अपेक्षाओं की, हमारी शीघ्रता या विलंब की परवाह नहीं करता। अंततः वह दिन भी आ ही गया जब सायमा प्रवीण के साथ आ गई। सायमा के आ जाने से वह प्रसन्न थी। दोपहर के भोजन के उपरांत सायमा से बातें करने का अवसर मिला। सायमा भी अपनी माँ से अपने हृदय की बातें, अपने दुख सुख की बातें बताना चाह रही थी। बातों का क्रम ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जा रहा था। खुशियाँ मुट्ठी में बंद रेत सी धीरे धीरे फिसलती जा रही थी। कारण था सायमा के ससुराल वालों द्वारा उसके साथ किया गया विश्वासघात, झूठ, छल। विवाह पूर्व प्रवीण एक निजी कंपनी में नौकरी करता था, किंतु कुछ अनियमितताओं की वजह से उसे नौकरी से हटा दिया गया था। इस बात का प्रवीण के मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ा तथा वह अवसादग्रस्त हो गया। वह असामान्य व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध व चिड़चिड़ापन उसके स्वभाव में सम्मिलित हो गया। इलाज करवाने के पश्चात भी उसकी दशा में कोई सुधार न होता देख उसके घर वालों ने उसका विवाह कराने का निश्चय यह सोचकर किया कि विवाहोपरांत पत्नी के संपर्क में आने के बाद उसकी मानसिक स्थिति सामान्य हो सके। इसके लिए उन्हें मिली पिता विहीन बच्ची सायमा। विवाहोपरांत भी प्रवीण की मानसिक स्थिति में सुधार नहीं आया। वह कोई काम भी नहीं करता है। अभी भी वह आर्थिक रूप से अपने पिता पर निर्भर है। भविष्य में क्या होना है ज्ञात नहीं। सायमा की यह बातें सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकती जा रही थी। यूं लग रहा था जैसे प्राण ही शरीर से निकल जाएंगे। उसने तो सायमा का विवाह शिक्षित, संपन्न घर व आत्मनिर्भर योग्य वर देख कर किया था।
उसे यदि किसी बात की आशंका थी तो मात्र यह कि सायमा के ससुराल वाले सब कुछ देने के पश्चात भी और दहेज की मांग ना करें तथा और पैसे के लालच में सायमा को प्रताड़ित ना कर बैठें। किंतु उन्होंने तथ्यों को छिपाकर पढ़ी लिखी संवेदनशील उनकी पुत्री का जीवन विध्वंसित व बर्बाद कर दिया। सायमा की पीड़ा सुनकर वह बेबस हो रही थी। उसकी पीड़ा की कोई थाह, कोई सीमा नहीं थी। आज इस दुख की घड़ी में उसके पास कोई नहीं है। अपने तीनों बच्चों के साथ एक वह ही है, माँ के साथ साथ पिता के रूप में भी। उसके साथ है मात्र उसका साहस और आत्मविश्वास। जब से उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया था तब से फिर कभी भी पलटकर उसने उसका या बच्चों का हाल नहीं पूछा। किन किन दुरूह परिस्थितियों का सामना करते हुए उसने बच्चों का पालन पोषण किया। आर्थिक अभाव व सामाजिक जटिलताओं से संघर्ष करते हुए उसने उन्हें उच्च शिक्षित किया। आज उसके साथ, उसकी बच्ची के साथ छल किया गया है। क्या उसे बेसहारा व अकेली समझकर ऐसा किया गया? सायमा की बातें सुनकर उसका मन हो रहा था कि वह तीव्र स्वर में फूट फूट कर रोए, इतने तीव्र स्वरों में कि आसमान थर्रा जाए या धरती कांपने लगे। किंतु वह ऐसा ना कर सकी और ना करना चाहती। सायमा या बच्चों के समक्ष वह कमज़ोर होना नहीं चाहती। यदि वह ही ऐसे टूट जाएगी तो सायमा कैसे अपने आप संभल पाएगी? उसके विचलित होने या रोने से उसके अन्य दोनों बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उसने संयम को संयत किया व सायमा को भी ढांढस बंधाया, आंसुओं को आंखों में ही कैद कर लिया। दूसरे दिन प्रवीण चला गया, सायमा को कुछ दिनों के लिए उसके पास रहने के लिए छोड़कर। प्रवीण ने सायमा के नेत्रों में भरी रिक्तता और चेहरे पर पसर चुकी उदासी की लकीरों को कदाचित पढ़ लिया था। वह जान गया था कि सायमा भावी जीवन की आशंकाओं से भयभीत है। प्रवीण का बिना कुछ कहे चुपचाप चले जाना इस बात का साक्ष्य था। वह पल पल सायमा के भविष्य को लेकर चिंतित रही। कुछ दिनों तक वैचारिक संघर्षों से जूझती रही कि वह सायमा को कैसे विदा कर पाएगी उसकी ससुराल। सायमा कैसे रहेगी एक बेमेल जीवन साथी के साथ? कैसे करेगी वह भविष्य में आने वाली आर्थिक, सामाजिक, मानसिक कठिनाइयों का सामना नितांत अकेली? पिछले 2 दिन उसने इसी वैचारिक मंथन में निकाल दिए हैं। ऊहापोह भरे 2 दिन कष्टप्रद तरीके से व्यतीत किए गए हैं। किंतु अब और नहीं। अब उसका यह दृढ़ निश्चय है कि सायमा अब यहीं रहेगी, उसके साथ यहाँ रहकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न करेगी। उसने प्रबंधन में परास्नातक की शिक्षा ली है। वह यहीं रहकर अपने लिए नौकरी की तलाश करेगी। सायमा को वह इतना सक्षम बनाएगी कि जीवन के झंझावातों का सामना वह अकेली रहकर भी कर सके। वह स्वयं को कमज़ोर या अबला ना समझे। उसने निश्चय कर लिया है कि आंधियाँ चाहे जितनी भी तीव्र वेग से चलें, उसे लक्ष्य से विचलित करने का प्रयत्न करें, किंतु वह हारेगी नहीं। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। और हाँ, आप सभी से एक विनती है कि मैंने एक नया चैनल शुरू किया है जो कि पूर्णतः बच्चों के लिए है। माँ कहानी सुनाओ ना, यह चैनल का नाम है। कृपया अपना प्यार उसको भी दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।